नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए प्रहार बैच की शुरुआत हो चुका है और प्रहार बैच में याद रखना है आज यहाँ पे जो हम लोग लगाएंगे डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लगाएंगे। ठीक है, ये डेली प्रैक्टिस सेट आपको रात में ही दे देते हैं, फिर आपको सुबह में इसका प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि रात भर आपको दोस्तों जो है समय देते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट पहले बनाइए फिर ही आप क्लास कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो आप लोग को ज्यादा डीप में जो है चीजें समझ में आएगा। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, इस बार किसी भी तरह हमको वर्दी लेके रहना है, चाहे जितना मेहनत करना पड़े। और याद रखना 3 महीना कम से कम अपने आप को बंद कर लीजिए, किसी से कोई मतलब नहीं रखिए, फिर आपका देखिए दोस्तों 110% रिजल्ट होगा। ठीक है, और प्रहार बैच आपका रिजल्ट दिलाएगा, कंप्लीट तैयारी इसमें आपका करवा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसी को। और इस बार हम लोग का टैगलाइन भी है, इस बार वर्दी हमारा होगा तो होगा, चाहे जितना मेहनत करना पड़े होगा और लेके रहेंगे। ठीक है, 11वां क्लास है, ध्यान रखना। और ये प्रहार बैच में याद रखेंगे दोस्तों, एनसीईआरटी 10वीं कक्षा का भी चल रहा है, क्योंकि 9th और 10th जो आपका सिलेबस दिया है सीएसबीसी ने, सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं तो याद रखना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, सिलेबस आप अच्छे से एक बार जरूर पढ़िए, पीवाईक्यू लगाइए, और सारा चीज आपको ये प्रहार बैच में हो रहा है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट से लेकर के A to Z चीज। ठीक है, तो पीवाईक्यू आपको होगा। इसके बाद उससे पहले 10वीं कक्षा का याद रखना, हिस्ट्री आप लोगों का जो है आज खत्म हो जाएगा, और बायोलॉजी इससे पहले आप लोगों का पूरा खत्म कर दिए। ठीक है, इन सभी का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो जाके वहां से वीडियो देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ और मटेरियल सारा चीज चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप लोग जो है प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, प्रहार बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लेना, सर बोलना कि हमको प्रहार बैच चाहिए। फिर उधर से दोस्तों याद रखना एक स्कैनर भेजेगा या आपको डिटेल्स भेजेगा, उस पर पेमेंट करके आप लोग ये प्रहार बैच ले लेंगे। मात्र ये 250 रुपया का दोस्तों बैच है, ये कंप्लीट पैकेज के रूप में तैयार कर रहे हैं। कंप्लीट पैकेज आपको इसमें मिल जाएगा और 100% रिजल्ट आपको इसमें गारंटी है। ठीक है, इस सेट का जो है टारगेट दोस्तों 70+ है, तो कोशिश करेंगे सभी लोग 70+ लाने का। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। इस ऑप्शन में से बताना है कि सबसे पुराना राजवंश दोस्तों कौन सा है। तो देखिए पल्लव वंश यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पल्लव वंश जो है यहाँ पे सबसे पुराना राजवंश हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुआ है याद रखना ये 575 कब होगा, ये 575 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, तो सिंह विष्णु के द्वारा जो इसकी स्थापना किया गया पल्लव वंश की। अब बात आता है यहाँ पे दोस्तों याद रखना चोल वंश की। तो चोल वंश की स्थापना किसने किया, विजयालय के द्वारा किया गया, तो ये भी यहाँ से याद रखना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसकी राजधानी तंजौर में था। ये 2 प्रश्न आपको अक्सर एग्जाम में पूछा है, एक चोल वंश एक पल्लव वंश, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले यानी कि पहले व्यक्ति कौन थे। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है, तो ये सुभाष चंद्र बोस है। क्या है, सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने याद रखना 1944 में दोस्तों एक सिंगापुर में जो है रेडियो के संचार के माध्यम से, यानी कि रेडियो से जो एक प्रसारित किया गया था एक संदेश को, उसी दौरान जो है महात्मा गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता करके जो है संबोधित किया था। ठीक है, इसीलिए याद रखना राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सी यहां से याद रखेंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसे सभी लोग याद रखना, क्योंकि पूछ देता है कि सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी जी को कहाँ कहा था, सिंगापुर में कहा था। एक जो है रेडियो संचार, रेडियो से एक संदेश को प्रसारित करने के दौरान कहा था। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया। किस गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और डलहौजी ने कब किया था पूछ दे, तो याद रखना 1854 में। तो ये 2 प्रश्न आपका यहां से हो गया कि कब किया था, तो याद रखना 1854 में। किसने किया था, तो डलहौजी के द्वारा ये किया गया था, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, उत्पाद शुल्क क्या है। उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है दोस्तों किस पर। उत्पाद शुल्क वह कर है जो किस पर लगाया जाता है, तो याद रखना ये माल के उत्पादन पे। किस पे, माल के उत्पादन पे। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहां से याद रखना। ठीक है, और उत्पाद शुल्क को जो है जीएसटी में शामिल कर लिया गया, अभी ये भी याद रखना, पूछा जाता है।
भारतीय सैन्य अकेडमी क्या है? भारतीय सैन्य अकादमी दोस्तों कहां पर स्थित है? 5 का करेक्ट आंसर देखेंगे तो देहरादून में। कहां पे? देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सैन्य अकेडमी याद रखना, जो कि दोस्तों क्या होता है, तो एक जो है अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए दोस्तों बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहां से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह एवं उपक्रमण कराया जाता है दोस्तों कहां पर? ये कहां पर कराया जाता है? ये किया जाता है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। स्विट्जरलैंड यहां से ध्यान रखना, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां है? बर्न में। कहां है? बर्न में। तो याद रखना, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन कराता है। बर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा हो डैश अवस्था में। उद्योग किस अवस्था में होगा वहां पे तो जो है निर्धारण आप कर लेंगे तो समझदारी होगा। 7 का राइट आंसर ये ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव प्रतिफल की जो है अवस्था में। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। डी यहां से याद रखना। ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है जो कि आपको डिफिकल्ट होता है, अच्छे से रिवीजन करेंगे। अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक यहाँ पे जो है अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनिमयों यहाँ से जो है मुक्त करने का तात्पर्य क्या है? यानी कि विनिमयों से मुक्त करने का तात्पर्य क्या है? तो ये उदारीकरण है। क्या है? उदारीकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं? सूर्य के परिता जो है अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का दोस्तों पथ जो होता है कैसा होता है? सीधा पूछ रहा है सूर्य के परिता जो दोस्तों हेलियो धूमकेतु जो होता है इसके जो है पथ कैसा होता है, इसका जो दोस्तों रास्ता होता है कैसा होता है? तो ये दीर्घवृत्ताकार होता है। क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बी याद रखना। सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है, स्टार है, और इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाया जाता है? तो H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस दोस्तों पाया जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दोस्तों जो है दौरान मुख्य रूप से इसका वापस लिया जो गया था, इसका क्या कारण था? यानी कि असहयोग आंदोलन दोस्तों जो शुरू हुआ था 1920 में, ठीक है। ये यानी कि जो वापस लिया गया था ये किस कारण से लिया गया था? सभी को याद होगा कि चोरी चोरा कांड दोस्तों हो गया था जो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में जो हुआ था। इसी के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था गांधी जी को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है किसके द्वारा? भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति जो किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, किसके माध्यम से? तो याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, यानी कि नई दिल्ली के द्वारा ये किया जाता है। क्योंकि याद रखना करेंसी जो दोस्तों होता है यानी कि 1 रुपया से अगर आगे बढ़ के जो भी नोट होता है उस पर जो है हस्ताक्षर जो होता है वो आरबीआई के गवर्नर का होता है, ठीक है। और भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ठीक है। तो ये पॉइंट सब आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आरबीआई की स्थापना अगर पूछे याद रखना 1 अप्रैल दोस्तों 1935 को इसकी स्थापना होता है, ठीक है। याद रखेंगे 1 जनवरी 1949 के इसका राष्ट्रीयकरण भी होता है। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो कहां है? तो राष्ट्रीयकरण की इसका आरबीआई का मुख्यालय पूछे तो मुंबई में हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? पहले एक क्रांतिकारी थे लेकिन बाद में एक जो है दार्शनिक और एक जो है योगी बन गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 का याद रखना अरविंद घोष। क्या होगा ये? अरविंद घोष दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। पहले जो थे ये ग्रम दल के नेता थे, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या किया? एक योगी का संत का धारण कर लिया और एक दार्शनिक बन गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। और अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्र में जो है याद रखना क्रांतिकारी आलेख लिखते हुए दोस्तों इन्होंने क्या कहा? तो साथ ही इनका आलेख मुक्त जो है कौन पथे के नाम से छपता था? कौन यानी कि दोस्तों जो है पथे के नाम से छपता था। इन्होंने जो निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। तो ये प्रश्न यहां से बनता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, किस क्रांतिकारी के द्वारा दिया गया? तो याद रखने अरविंद घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की जो है अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? 13 का राइट आंसर बताइए। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। क्या होगा ये? बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहां से याद रखेंगे, ठीक है। और ये इंग्लैंड की जो है क्लेमेंट एटली की सरकार ने भारत में सितंबर 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल की जो है गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो JL नेहरू के द्वारा दोस्तों किया गया था। ये सभी पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना है।
आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखने इसमें रतन जोत का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। रतन जोत को और किस नाम से जानते हैं, तो जेट्रोफा के नाम से जानते हैं, जेट्रोफा के नाम से। तो ये यहां से आपको याद रखना है, क्योंकि आपको प्रश्न आपसे पूछेगा तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग करेंगे, याद रखना रतन जोत का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, लोकसभा का जो है जनरल सेक्रेटरी, जो कि दोस्तों लोकसभा सचिवालय का क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, यानी कि लोकसभा के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, तो लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी होता है। किसके द्वारा ये नियुक्त किया जाता है, ये जो नियुक्ति होती किसके द्वारा, तो ये याद रखना, ये स्पीकर के द्वारा, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, याद रखना ओम बिरला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा दोस्तों गुजरती है, ध्यान देना गुजरती है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अक्सर जो प्रश्न पूछा जाता है तो नहीं गुजरने वाला राज्य पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो मित्र पर गमछा झार, देखिए आपका जो है जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, हिमाचल भी नहीं आएगा, भारत को बीचों बीच से काटता है। ठीक है, ये उत्तरी क्षेत्र का राज्य हो गया। बिहार भी इसमें नहीं आता है, क्योंकि बिहार आता लेकिन जब 2000 ईस्वी से पहले आता, क्योंकि झारखंड अलग हो गया बिहार से, क्योंकि ये झारखंड से गुजरता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी यहां से याद रखेंगे। चलिए अगला यहां पे देखेंगे, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किस अंग्रेज के द्वारा भागवत गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, तो याद रखना ये विलियम जोन्स। क्या हो गए, विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, विलियम जोन्स। यहां से दोस्तों याद रखना, उस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वारेन हेस्टिंग थे, याद रखना, और 1784 में इन्होंने किया था। कब, 1784 में इन्होंने किया था, याद रखना इस सब पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं। यूरोप का अखाड़ा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूरोप के खेल के मैदान के रूप में किसे जानते हैं, 18 का राइट आंसर याद रखना है, स्विट्जरलैंड को जानते हैं। किसे जानते हैं, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी यहां से दोस्तों याद रखना। ठीक है, स्विट्जरलैंड याद रखना एक मध्य यूरोप का ही एक जगह है, देश है। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल जो है विशाल कठोर, यहाँ पे क्या है, विशाल कोठार है, यानी कि एक कोठार जिसको बोला जाता है, एक यानी कि अनाज का जो भंडार करने वाला स्थान होता है उसे कहा जाता है। ये कहाँ से मिला है, हड़प्पा कालीन स्थल में कहाँ से मिला है, तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो राखाल दास बनर्जी ने दोस्तों किया था। 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुआ। हड़प्पा की खोज कब हुआ, 1921 में जो है दयाराम सहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था। तो ये सब पॉइंट होता है जो आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी अगर पूछिए दोस्तों कि इसका जो है मैंने कि आकार कैसा है, यानी कि कितना है फीट का, याद रखना ये 150 गुना 75 वर्ग फीट, ये आपको पूछा गया प्रश्न, इसलिए आपको बता रहे हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि गेहूं का समर्थन मूल्य क्या है, गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। 20 का राइट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, मूल्य का एक निश्चित स्तर पर से जो है नीचे न गिरने देना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये जो होता है आपको समर्थन मूल्य घोषित करना, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना है, MSP जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद जो होता है उसका निर्णय कौन करता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति सब पे जो विवाद होता है उसका निर्णय कौन करता है, तो याद रखना ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा, यानी कि उच्चतम न्यायालय को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहां से याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय याद रखना, इसकी स्थापना 1950 में होता है और एक मत है जो कि नई दिल्ली में है। याद रखना इसमें टोटल जो है मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, 34 याद रखने पॉइंट को। संसद के बारे में जानेंगे तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और 3 अंग होते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा के अलावा अंग में जो है एक राष्ट्रपति जुट जाते हैं। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में ध्यान रखना। श्रम का बंटवारा क्या है, श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है दोस्तों किसके द्वारा। 22 का राइट आंसर बताइए। श्रम का बंटवारा जो नियंत्रित होता है ये किसके माध्यम से होता है, तो ये ए हो जाएगा, श्रमिकों की संख्या के माध्यम से। तभी ना होगा, अगर श्रम बहुत ज्यादा है, अगर श्रमिकों की संख्या अगर उस तरह से होगा तो बंटवारा करके तब काम करेगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 22 का राइट आंसर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका जो है मूल्य अस्थिर नहीं रहता है। इस ऑप्शन में से बताइए किसका मूल्य अस्थिर नहीं रहता है। तो 23 का राइट आंसर याद रखना, ये मजदूरों की मजदूरी एक अस्थिर नहीं रहता है।
इसका मूल्य बढ़ती घटती रहता है। ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा ये सी आपका राइट आंसर। अगर अधिक माने कि अगर जितना काम है उससे ज़्यादा यानी कि जितना मजदूर को आपको ज़रूरत है और उससे ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, मजदूरी घटाना पड़ेगा, घट जाएगा मजदूर का। अगर आपको जितना का जरूरी है उससे कम मजदूर है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो यही होता है। इसका मूल्य क्या होता है, स्थिर नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दिवस यहाँ पे कर है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस की मनाने की याद रखना सबसे पहले कि इसकी स्थापना होता है 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है, याद रखना अमेरिका में। ठीक है, आंसर क्या होगा, ये डी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, डी यहां से ध्यान रखना। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे, वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी, कौन थी ये आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की अध्यक्ष भी बनी और भारत की पहली महिला राजदूत। पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राजदूत कौन बनी थी, तो 25 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखना, ये होमवर्क सीरीज जो आपको चल रहा है उसमें भी ये प्रश्न आपको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छे से सभी लोग याद करना दोस्तों, होमवर्क को कभी मिस मत करना। डे 1 डे 2 करके आप लोगों का होमवर्क भी प्रहार बैच में शुरू हो चुका है। ठीक है, आपको किसी भी तरह मेरा लक्ष्य है कि प्रहार बैच में सफलता मिले और आपको नौकरी मिले, इसीलिए प्रहार बैच में हम इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो वायसराय यहाँ पे हो जाएगा लिनलिथगो। क्या होगा ये, लिनलिथगो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। क्या होगा ये, लिनलिथगो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में और इसका जो कार्यकाल हो जाएगा लिनलिथगो का 36 से 43 तक था। 1936 से 43 तक इसका कार्यकाल था, याद रखना। इसके बाद आया कौन था, वेवेल आया था, ये जो वेवेल देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ से पॉइंट याद रखना। और याद रखना ये जो अभी सेट लगा रहे हैं ये 11वीं सेट है, प्रहार बैच का ही आपका सेट है। और ये आपको जो भी प्रहार बैच लिया है, ठीक है, उसको ये पहले ही सेट मिल गया है, एक दिन पहले ही मिल जाता है। उसको बनाने के लिए देते हैं कि आप बनाइए डेली बेसिस पे, तब जाके आपका एक प्रैक्टिस बनेगा, क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा, क्वेश्चंस बनाने की हैबिट आएगा, तब जाके आपका तैयारी होता है। तो ये रणनीति मेरा है। ठीक है, और ये मैं डेली करवाते रहूंगा आपको एग्जाम तक। ये डेली एक सेट आपको फिक्स है कि आपको एग्जाम तक जो है हम रात में बनाने के लिए आपको देंगे ही देंगे प्रहार बैच में। ठीक है, और प्रहार बैच जो ज्वाइन नहीं किया है बहुत जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए, 100% आपका जो है उसमें रिजल्ट होगा। 27 का राइट आंसर, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति जो निहित है दोस्तों, किसमें निहित है, तो याद रखना ये राष्ट्रपति में। किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति, यहां से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 के आधार पर इसे नियुक्त करते हैं, ये भी पॉइंट यहां से दोस्तों ध्यान रखेंगे। 148 अनुच्छेद। अगला यहाँ पे प्रश्न है, बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के यानी कि सादिकपुर के सदस्य ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था। बहावी आंदोलन के एक बड़े नेता थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ये। ठीक है, सही यानी कि जो है सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, बरेलवी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बरेलवी यहाँ से इसका राइट आंसर याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, बिहार की उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है। 29 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो आपको सी हो जाएगा, ये अर्ध शुष्क है। कैसा है, अर्ध शुष्क है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिहार के उत्तरी मैदान की यहाँ से ध्यान रखना, पश्चिमी मैदान है, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की है। आगे बढ़ेंगे, जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक का संबंध किससे है। बताइए, पानी का संबंध ऑक्सीजन से है, उसी प्रकार से नमक का संबंध किससे है। तो नमक जो प्राप्त किया जाता है किससे, सोडियम से। ऑप्शन क्या होगा ये, सोडियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सोडियम नमक का जो फॉर्मूला होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो एक सोडियम तो चाहिए, बाकी तो ऑप्शन तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ही नहीं मतलब। ठीक है, इसलिए आपका ये सोडियम आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है। सबसे भारी तत्व इसमें से कौन सा है, तो राइट आंसर ये ऑस्मियम होगा दोस्तों। बहुत दिव्य प्रश्न रहेगा, ऑस्मियम यहाँ से याद रखना। ठीक है, ये सबसे भारी जो है आपको तत्व है, याद रखना इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है। एक एंजाइम का नाम बताना है जो भोजन में उपस्थित होता है और जीवाणु को नष्ट भी कर देता है, एक प्रकार से फायदा पहुंचाता है। आंसर क्या हो जाएगा 32 का, तो डी हो जाएगा ये लाइसोजाइम। क्या हो गया लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। लाइसोजाइम क्या करता है, तो एक जीवाणु रोधी एंजाइम है जो शरीर के स्राव में पाया जाता है और यह खाने में जो मौजूद बैक्टीरिया को क्या करता है, मारता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर होगा लाइसोजाइम, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे देखेंगे गुरुत्वाकर्षण जी, देखिए ये कैपिटल जी नहीं है, स्मॉल जी है। तो गुरुत्वाकर्षण, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण रहेगा तो वो कैपिटल जी हो जाएगा। ये आपका गुरुत्वाकर्षण ओनली है जो कि आपका यानी कि स्मॉल जी होगा। इसका मान कितना होता था 9। देखिए सबसे पहले तो ये त्वरण होता है, ये याद रखना। त्वरण क्या होता है, त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार से इसको बोला जाता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इसीलिए त्वरण का जो यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है। किसमें होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है। और इसकी जो दिशा होता है हमेशा नीचे की ओर होता है। किसकी ओर होती है, नीचे की ओर होता है। ये भी यहाँ से पॉइंट दोस्तों याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो अगर मान पूछा है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखना। अगला यहाँ पे देखेंगे श्रव तरंगों की आवृत्ति कैसा होता है, बताइए। अवश्रव है, श्रव नहीं, अवश्रव। श्रव तो हम लोग सुनते हैं लेकिन ये अवश्रव है जो हम लोग नहीं सुन पाते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ये 40 हर्ट्ज से भी क्या होता है, तो ये कम होता है। सीधा सीधा 20 हर्ट्ज से कम होता है। आंसर यहाँ से अगर देखेंगे तो सी होगा यहाँ से, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, 40 नहीं होगा, थोड़ा ध्यान रखना, ये 20 हर्ट्ज से कम होता है। 40 जब जाएगा तो 40 तो 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच तो हम लोग सुनते हैं जो कि श्रव में आ जाएगा, ठीक है। ये 20 हर्ट्ज से कम होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं इसके बीच वाला ये हम लोग सुनते हैं। कौन सुनते हैं, हम लोग ये सुनते हैं, ध्यान रखना। और 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा अगर होगा तो आपको क्या होता है, तो प्राश्रव्य तरंग होता है, ठीक है। ये 3 तरंग होता है, तीनों तरंग की रेंज आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना। अवश्रम का 20 से कम हम लोग सुनते हैं श्रव तरंग है। श्रव मतलब क्या, श्रवण कर रहे हैं, श्रव मतलब श्रवण कर रहे हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के हम लोग सुनते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाएगा प्राश्रव्य तरंग हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे है कि कॉपर क्लोराइड क्या है। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है, ठीक है, जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। क्या अवशेष करके क्या बनाता है, राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नीला हरा डाइहाइड्रेट बनाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा ये, डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। वायु के द्रवीकरण के लिए क्या है, आदर्श माना जाता है। कौन सा एक स्थिति, ठीक है। 36 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखना। एक पॉइंट बताते हैं, याद रखना। द्रवीकरण या संघनन में जब पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तब उसे क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन दोस्तों कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे संघनन या द्रवीकरण कहा जाता है। ये परिभाषा है और यही आपका पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस होती है, तो N2O क्या होता है, N2O होता है जिसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। इसे हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं जो कि डॉक्टर के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है हॉस्पिटल सब में। अगला यहाँ पे देखेंगे कौन सा रोग जो है विषाणु में होता है, विषाणु से होता है। कौन सा रोग यहाँ पे विषाणु से होने वाला है, तो ये सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से चिकन पॉक्स, जिसे छोटी माता के नाम से जानते हैं, ठीक है। चिकन पॉक्स जो होता है छोटी माता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। ये रोग के कारण क्या होता है, संपूर्ण शरीर जो है क्या होता है, एक प्रकार से पितिकाएं हो जाती है। मैंने एक जो पितियाँ जैसे यानी कि एक बूंदी बूंदी जो निकल जाता है, यही होता है छोटी माता। माता जिसको हम लोग एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि माता निकला है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे मैथ है। 10 संख्याओं का औसत जब 8 है तो यदि प्रत्येक संख्या में अगर 14 से गुना कर देंगे दोस्तों तो नई संख्याओं के सेट का औसत क्या होगा। नया संख्या का जो सेट बनेगा उसका औसत, कुछ नहीं करना है। ये तो आप लॉजिकली भी दिमाग लगा के बना सकते हैं। जब नहीं बने तो डायरेक्ट गुना भागा करके भी अगर आंसर पूछ जाता है तो बना देना है, लेकिन यहाँ पे आपको वो नहीं करना है। यदि आपको 14 से गुना किया जाए तो नया औसत पुराने वाले औसत से क्या होगा, 14 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो आपको पुराना वाला औसत कितना दिया, 8 दिया, और प्रत्येक में अगर 14 से गुना करेंगे तो औसत में भी 8 से गुना करेंगे। सिंपल है, यानी कि 14 और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 8 से गुना कर देंगे। 14 8 कितना हो जाएगा, 112। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। एकदम बेसिक सवाल है और प्रहार बैच में आपको एकदम बेसिक से सभी चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जितना है अभी बनता है आपको बनाना है बस।
चलिए ये भी बेसिक सवाल है। 12 पेनों का क्रय मूल्य, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे प्रश्न को, ठीक है, आपको प्रहार बैच में समझाएंगे लेकिन यहाँ पे भी आप समझिए और अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, 12 पेन का सीपी, यहाँ पे सीपी मतलब क्या, क्रय मूल्य। ठीक है, तो 12 सीपी यहाँ पे आप लिखिए, ठीक है, और बराबर कीजिए कितना एसपी है, 8 एसपी है, 8 एसपी यहाँ पे आप लिखिए। ठीक है, 8 एसपी यहाँ पे हम लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीपी बटे एसपी कीजिए। ठीक है, अगर ये आप लोग को यहाँ से तोड़ेंगे दोस्तों तो ये सीपी कितना हो जाएगा आपको, सीपी यहाँ से जो 12 था तो ये आपको 8 हो जाएगा, तब ना कोना कोनी गुना करेंगे तो यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, एसपी यहाँ से आपका जो हो जाएगा ये 8 हो जाएगा और ये नीचे में कितना हो जाएगा 12। अब गुना करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सीपी हो गया आपका ये, और ये क्या हो गया, एसपी हो गया। तो अब बताइए लाभ है कि नहीं है, लाभ है, और मांग क्या रहा है, लाभ प्रतिशत। अगर ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया तो सारा सवाल आपको बन जाएगा। ठीक है, तो लाभ यहाँ पे कितना हो गया, देखिए 8 रुपया में खरीदा था, 12 रुपया में बेचा, 4 रुपया का लाभ हो रहा है, तो 4 गुना क्या करेंगे 100, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुना 100, और हमेशा बट्टे में क्या होता है, तो क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य इसका कितना है, 8 है। ठीक है, भाग दीजिए, 4 दूना 8 हो गया, और 2 यानी कि 2 पंचे 10, यहाँ से 0, 50% का इसको क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से तो लाभ हो गया। कितना प्रतिशत का, 50% का। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर का। तो कॉपी पे इसे जरूर बनाएंगे अच्छे से और समझ में आपको आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ी भिन्न। मैं चुपके से एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे जब भी इस टाइप का सवाल रहे आपको कोई ट्रिक नहीं अपनाना है। पहला पॉइंट मेरा सुन लो, क्योंकि ये जीके जीएस का क्वेश्चन ज्यादा रहेगा तो आपके पास समय रहेगा मैथ बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या ट्रिक व्रिक में चक्कर में आपको क्या होगा तो ज्यादा समय जाएगा। ध्यान रखना, जिसको आता है बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आता है क्या करना, तो सभी को सीधा भाग दे देना, जिसका मान सबसे ज्यादा आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41 का आप लोग भाग देके राइट आंसर बताएंगे, यहाँ से ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 संख्या यहाँ पे देखिए, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी है। ध्यान दीजिए, तीसरी संख्या से तो पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या मान लिए हम यहाँ पे तीसरी संख्या से, और प्रतिशत का मामला चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरी को 100% मान लेते हैं। कह रहा है कि क्रमशः 2 संख्या जब क्रमशः 20% और 28% क्या है तो ये कम है, तो 20% क्रमशः मतलब 20% पहला हो गया, किससे कम है, तीसरी से। तीसरा 100 है तो यानी कि ये 80 ही है, और दूसरी संख्या कर 28% है, दूसरी कितना हो जाएगा, मतलब ये 72 है। अब यहाँ पे ये तीनों संख्या पता चल गया आपको, एक है पहली संख्या 80, दूसरी संख्या 72 और तीसरी संख्या 100। अब क्या कर रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितनी प्रतिशत छोटी है, दूसरी संख्या पहली से कितनी प्रतिशत छोटी है। अब बताइए, दूसरी संख्या पहली, तो दूसरी यहाँ पे कितना है, दूसरी आपको 72 है और पहली कितना 80, तो 8 छोटी है। 8 जब छोटी है तो 8 गुना 100, अब बटे किससे छोटी है, यानी कि 80 से छोटी है तो 80 हो जाएगा नीचे में, 8 धन 80, ये 0 0 कट गया, मतलब बचा कितना, ये 10%। 10% इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। और कई बार ये सवाल आपको पूछा गया और मैक्सिमम लोग इसमें जो है गलती कर देते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी पे 2-4 बनाना, और प्रहार बैच में आपको बेसिक मैथ जब आपका क्लास चलेगा तो उसमें आपको समझा देंगे। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो आपका सिंपल है, 3 बार गुना करना है 75 को। ठीक है, पॉइंट उसके बाद दशमलव रख देंगे। नहीं करना है तो क्या करना है, दशमलव उड़ाएंगे तो 75 बटे कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दशमलव में नहीं दिया था इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 दिया 75, 25 चौके 100, इसका यहाँ पे 3 बटे 4 का स्क्वायर यानी कि क्यूब है ना, क्यूब यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये क्यूब है, तो देखिए 3 3 9 हो गया, 3 3 9 27, 4 चौके 16 चौके 64, आंसर हो गया बी। ठीक है, यहाँ पे वैसे नहीं करना है, आपको दशमलव तोड़ के आंसर दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस, क्या है, हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है। हेलियोडोरस स्तंभ जो है किस भारतीय शहर में स्थित है। 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से विदिशा। क्या होगा, विदिशा। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना। ठीक है, विदिशा यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदिशा दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखना, जो कि मध्य प्रदेश में ये आता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक है द इंडिया ऑफ माई ड्रीम। लिख लेना, मैंने जितने भी स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं या मेरे से जुड़े हुए हैं प्रहार बैच से भी, मैं इसको चुपके से बोला हूँ, जितना भी आपको पुस्तक मिलता है उसे एक जगह पे नोट करते जाइए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लास्ट में आपको रिवीजन करने में आसान हो जाएगा। आप एक बार पढ़ेंगे सारा पुस्तक आपको अपडेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत पुस्तक आता है।
बहुत ज़्यादा पुस्तक आएगा, ठीक है, कम से कम 3-4 पुस्तक तो एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स लेखक कौन है? यहाँ पे 45 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी इस पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नोमकर्ण क्या है? नोमकर्ण नृत्य उत्सव जो है किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? नोमकर्ण ये जो नृत्य है ये किस राज्य में मनाया जाता है? नोमकर्ण। तो नोमकर्ण याद रखना, ये मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ पे? मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, मेघालय। यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? सीधा सीधा याद रखना कि इसे भी दोस्तों याद रखना, जिस समय संविधान बना था तो मूल अधिकार को नहीं जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है मूल अधिकार को ऐड किया गया। कहाँ से लेकर के? तो अमेरिका के संविधान से लेकर के ये ऐड किया गया था। वर्तमान में जो आपको अधिकार है, मूल अधिकार अगर पूछे कितने हैं टोटल, तो ये 6 प्रकार के अधिकार है। 7 प्रकार का पहले था, 7वां जो था संपत्ति का अधिकार था, जिससे हटा दिया गया। अभी जो वर्तमान में किया गया उसको जो है आपको 300 के ए अनुच्छेद में रखा गया है। और 44वें संविधान संशोधन के तहत संविधान यानी कि जो है संपत्ति का अधिकार 7वां जो अधिकार था उसको हटा करके अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। ये आपका एक कहानी के तौर पे आपको बता दिए। अब इसका राइट आंसर बताइए, कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं? नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में? नागरिकता संबंधित जो है प्रावधान किस भाग में? तो नागरिकता भाग 2 में है, ठीक है, भाग 2 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद पूछे तो 511 में, 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक आपको जो है नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, बी यहां से याद रखना। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार, और इसके भाग कितना है तो याद रखना 12 से लेकर के दोस्तों ये जो है 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था कहलाती है क्या? बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की जो है संस्था क्या कहलाती है? 49 का राइट आंसर बताइए। तो ये ए हो जाएगा, नगर निगम कहलाती है। क्या कहलाती है? नगर निगम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, नगर निगम। यहाँ से दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं? यदि किसी देश में बजट घटा है, ठीक है, घटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, बजट घटा है और लंबे समय तक ये बनी रहती है, तो इसका परिणाम क्या होगा? लास्ट में इसका परिणाम क्या होगा? तो कर्ज इस पे बढ़ता जाएगा, ठीक है, कर्ज से वो देश डूब जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी यहाँ से दोस्तों याद रखना। इस प्रकार से बाद में संकट भी आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं? बागुरुम्बा क्या है? बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है? बागुरुम्बा। बागुरुम्बा दोस्तों याद रखने बोडो जनजाति का मनाया जाता है, बोडो जनजाति के द्वारा, बोडो जनजाति के द्वारा। और उस बोडो में भी एक महिलाओं के द्वारा ये मनाया जाने वाला एक जो है त्योहार है उसके लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा, बोडो, यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल जो है नगदी फसल के रूप में जानी जाती है? नगदी फसल के रूप में किस फसल को जानते हैं? क्या हो जाएगा? कपास एक नगदी फसल है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, कपास एक नगदी फसल है, क्योंकि सूती कपड़ा उद्योग का एक कच्चा माल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बड़ा है, थोड़ा सा पढ़िए अच्छे से। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में थी? यहीं पे प्रश्न, यहाँ पे किस सत्र में, ये याद रखना। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के जो है दिन के रूप में तय किया गया था, ठीक है, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में जो है निर्धारित किया गया। ये कहाँ पर ये सत्र हुआ था? कहाँ पे हुआ था पता है? लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखना, ठीक है। अविभाज्य भारत यानी कि पहले पाकिस्तान जो अंदर भारत के अधीन था, यानी कि ये लाहौर में 1929 में दोस्तों आपका ये हुआ था। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं? भारत में जो है प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 54 का राइट आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा, 1986 में। कब हो जाएगा ये? 1986 दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखना, ठीक है, बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो बी यहाँ से याद रखना, 1986 में। इंपॉर्टेंट इस भी है, इसे याद रखना। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पे बनाया गया? सरदार सरोवर बांध पता है कहाँ पे है? सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों ये गुजरात में है।
कहाँ पे है, गुजरात में है, और इसी के निकट स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इसी के निकट है। ठीक है, ये किस नदी पे बनाया गया है, याद रखना नर्मदा नदी पे बनाया गया। किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, इसीलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा के बदले में जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में से दिया जाता है, किस क्षेत्र में से संबंधित है, ये प्रश्न यहाँ पे। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये सी हो जाएगा, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में। आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। और इसे स्थापित जो किया गया था 1970 में, कब किया गया था, 1970 में। प्रत्येक वर्ष आपको दिया जाने वाला पुरस्कार है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं से घिरी था, यानी कि घिरा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से एक नहीं है, एक इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये सी हो जाएगा। रूस इसमें नहीं आता था, बाकी मिस्र हो गया, दक्षिण एशिया, मेसोपोटामिया, ठीक है, ये चीन की सभ्यता भी इससे जुड़ा हुआ था। आंसर यहाँ से रूस नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 92 साल तक जो है अलग रहने के बाद रेल बजट किस साल जो है केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था, यानी कि पहले रेल बजट अलग जो है जारी किया जाता था, लेकिन आम बजट बना दिया गया। ये कब बनाया गया, कब बनाया गया, याद रखना, 58 का राइट आंसर जो है ये आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 2017-18 में, खास करके 2017 आता है आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखना, ठीक है। 2017-18 यहाँ से याद रखने से आम बजट यानी कि जो पेश किया जाता है उसी में ये शामिल किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है। मतलब क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिए कि भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भी उसे प्राप्त है और पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार भी उसे प्राप्त है। अब ये भी याद रखना, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, उसी प्रकार पाकिस्तान का जो सर्वोच्च पुरस्कार है निशान ए पाकिस्तान है। क्या नाम है उसका, निशान ए पाकिस्तान। ये जो मिला है दोनों, ये मोरारजी देसाई को मिला है। किससे मिला है, मोरारजी देसाई को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। एकमात्र भारतीय है जिसे दोनों पुरस्कार मिला है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या को यहाँ पे करे कि प्रथा रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और यहाँ पे जो प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम कब पारित किया। ये जो दोस्तों पारित किया गया अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1994 में। कब, 1994। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, किस तरह की जलवायु जो है चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त होता है। किस तरह के जलवायु जो होता है चाय के बागान के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। चाय सबसे ज़्यादा असम में होता है भारत में, ठीक है, चाय सबसे ज़्यादा असम में भारत में होता है, और वर्ल्ड में चीन में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये दो प्रश्न यहाँ से आपको पहले याद रखना है। और ये किस प्रकार की यहाँ से जलवायु चाहिए ये प्रश्न है, तो ये याद रखना, ये गर्म और नम, गर्म और नम जलवायु चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, असम के जो है अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच जो है सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। सराय घाट की जो लड़ाई हुई थी ये किस वर्ष दोस्तों हुई थी, ये प्रश्न यहाँ पे। तो 62 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, 1671 में। कब हुआ था, 1671 में। ये अहोम साम्राज्य के बीच सराय घाट की लड़ाई याद रखना, पूछा जाता है प्रश्न, डायरेक्ट पूछेगा कि सराय घाट की लड़ाई कब हुआ था, तो 1671 ईस्वी में हुआ था। पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखना, प्रहार बैच जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आज ही प्रहार बैच आप लोग ले लेंगे, क्योंकि प्रहार बैच का ही एक क्लास है, उसमें आपको जो है ये PDF जो है इसका एक दिन पहले दे दिया जाता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, फिर ये आपको क्लास करना होता है, ठीक है। बाकी बहुत सारा चीज़ आपको प्रहार बैच में मिल रहा है अभी, जैसे आपको सिलेबस 9th 10th का हो गया, उस प्रकार से आपका जो है PYQ हो गया सब्जेक्ट वाइज, फिर बिहार जीके हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया सब्जेक्ट वाइज आदि चैप्टर वाइज, फिर आपका जो है दोस्तों मैराथन क्लास आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो होमवर्क सीरीज शुरू किया गया, डे बाय डे हम याद करने के लिए दे रहे हैं, फिर उसको जो हम पूछते हैं फ़ोन करके, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है वीकली टेस्ट भी ले रहे हैं, जैसा एग्जाम में आप बैठ के हॉल में टेस्ट देते हैं ना, वैसा आपका टेस्ट भी हम ले रहे हैं वीकली। उसमें रैंक जारी करते हैं कि आपका कितना रैंक आया, टॉप 10 का रिजल्ट आपको यूट्यूब पे दिया जाता है। ये सारा चीज़ प्रोसेस है और एक रणनीति के तहत हम पढ़ा रहे हैं।
ये बैच चाहिए, आप जरूर ले लीजिएगा, आपका सपना जरूर वर्दी का ये पूरा करेगा बैच। ठीक है, बैच लेने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर लेंगे 9341, ठीक है, 542410, ये जो है व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करना, बोलना सर हमको प्रहार बैच चाहिए, फिर उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर आपको पेमेंट करके अपना नाम और जिला लिख के भेज देना है, फिर आपको प्रहार बैच में ऐड कर दिया जाएगा और जितने भी क्लास पीछे हुआ है सारा का PDF और वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बैच का प्राइस ओनली आपको दोस्तों 250 रुपया है और इस बैच का एक्चुअल प्राइस 350 रुपया है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है 250 में ये बैच आपको मिल जाएगा। इससे दोस्तों सस्ता कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी बुक हम आगे यानी कि कहीं नहीं बोलेंगे खरीदने के लिए, सारा चीज का मटेरियल हम आपको देंगे और कंप्लीट तैयारी करके आपको रिजल्ट देंगे। ठीक है, ये बैच सभी लोग जो है आराम से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्रश्न पे आते हैं। लोकप्रिय नृत्य है विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? विदेशिया बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। विदेशिया राइट आंसर ये अपना प्यारा बिहार। क्या होगा ये? अपना प्यारा बिहार, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से एक जाट जाटिन होता है, ये भी पूछा जाता है, जाट जाटिन याद रखना, वो भी अपना बिहार का है। ठीक है, लोक नाटक एक विदेशिया है। ठीक है, जिसकी अगर पूछे कि कृति किसकी कृति है विदेशिया, तो याद रखना भिखारी ठाकुर। क्या है? भिखारी ठाकुर। एक प्रश्न आता है एग्जाम में, याद रखना, लिख लेना, भोजपुरी का शेक्सपियर अगर आपसे पूछे किसे कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर पूछे आपसे किसे कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ये भी पॉइंट यहां से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? संविधान का 74वां संविधान संशोधन जो संबंधित है किससे है? देखिए 73वां तो सभी लोग जानते हैं कि पंचायत से, और 74वां भी मैंने कई बार बताया कि 74वां का संबंध जो है किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शहरी स्थानीय संस्थाओं से। मतलब सीधा सीधा याद रखें नगर पालिका से। किससे हो जाएगा? नगर पालिका से हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों जो है 1992 अधिनियम के तहत 1993 में हुआ था। पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? राजबाड़ी क्या है? राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? राजबाड़ी के अखंड खंडहर दोस्तों कह रहे हैं कि किस भारतीय राज्य में स्थित है? 65 का राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ये नागालैंड में है। कहां पे? नागालैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डी यहां से दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, करे कि डैश वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक निधियों की कमी के दोस्तों जो है मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 66 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये रेपो दर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेपो दर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए ये क्या होता है, जब वाणिज्य बैंक जो है RBI से जब ऋण लेता है तो वो रेपो दर होता है, और जब दोस्तों RBI किसी दूसरे बैंक से अगर खुद ऋण ले तो वो रिवर्स रेपो दर होता है। ये दो पॉइंट को समझ के रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। पश्चिमी घाट की जो है पश्चिमी ढलानों या पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से जो है ढकी है, क्यों? ये क्यों ढकी हुई है? तो याद रखना अधिक वर्षा के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी यहां से ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से दोस्तों जो है अपनाया गया है? मतलब कि एकल नागरिकता जो है ये किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है? सीधा सीधा याद रखना, ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के संविधान से दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये इंग्लैंड के संविधान यानी कि यूनाइटेड किंगडम यहां से दोस्तों ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कितनी अनुसूचियां थी, यानी कि जिस समय अपनाया गया, मतलब ये अपनाया गया था दोस्तों याद रखना 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ये पॉइंट यहाँ से याद रखना। तो उस समय अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूची उस समय दोस्तों याद रखना 8 था टोटल। कितना? 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले, याद रखना वर्तमान समय में दोस्तों टोटल 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना। औद्योगिक यहाँ पे संस्थापकों में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है, भौतिकी के जो है किस नियम पर यह आधारित होता है? यानी कि हाइड्रोलिक जैक सीधा सीधा पूछ रहा है कि भौतिकी के किस नियम पर आधारित होता है? तो 70 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ये पास्कल के नियम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहां से ध्यान रखना, ये पास्कल के सिद्धांत पर जो है आधारित होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हमारी आंत में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? बैक्टीरिया का नाम बताना है जो हमें खाना पचाने में क्या करता है? मदद करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लैक्टोबैसिलस यहाँ से जो है एसिडोफिलस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आंत यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे मैथ का सवाल है, क्या दिया है 75 फलों का जो है मूल्य इतना है, तो 3 फल का मूल्य क्या होगा। सीधा सीधा एक एक नियम निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक फल का पहले निकालेंगे 375 बटे और यहाँ से क्या हो जाएगा 75 और गुना यहाँ से 3 कर लीजिए। 75 बचे यहाँ से 375 और 5 दिया 15 रुपया 3 फल का दाम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। एकदम बेसिक सवाल ही आपको जो है मैथ पूछा जाएगा बिहार पुलिस में भी, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन आपका मैथ में रहता है, अच्छे से सारा कवर हो जाएगा प्रहार बैच में। अगला यहाँ पे देखेंगे, एक मोटर गाड़ी 45 किलोमीटर घंटा की गति से 3 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। 3 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा ये बताना है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल दिया हुआ है 45 और समय कितना दिया है 3 घंटा दिया है, 3 से गुना कर दीजिए। 45 दिया कितना हो जाएगा, तो 135 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है दोस्तों किसके लिए। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग होता है किसके लिए, ये धूत यहाँ से जो है ध्रुत न्यूट्रॉनों के गति को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे 1000 क्या है, 1000 का 8% यानी कि प्रति वर्ष का सामान्य ब्याज से यहाँ पे करें कि 4 वर्षों के लिए मिश्रधन क्या होगा। क्या पूछ रहा है, 4 वर्षों के लिए मिश्रधन क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधा निकाल लीजिए। सबसे पहले ब्याज निकालिए, ब्याज निकालेंगे तब ना मूलधन में जब ब्याज जोड़ेंगे तो आपको मिश्रधन निकल जाएगा। तो ब्याज यानी कि SI बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 1000 यानी कि समय गुना मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ठीक है। मूलधन यहाँ पे हो गया 1000, 8 यहाँ पे रेट और 4 वर्ष के लिए बट्टा यहाँ से 100। ये ब्याज आपका निकल जाएगा 8 चौके 32 यानी कि ये 320 रुपया क्या निकला, ब्याज निकला। मूलधन कितना है 1000 है, मिश्रधन निकालेंगे तो क्या करेंगे, मूलधन और प्लस ब्याज करेंगे। 1000 और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 332 यानी 320 यानी कि ये 1320 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सी विखंडित यहाँ पे होगा, कौन सा यहाँ पे विखंडित होगा। 76 का राइट आंसर याद रखना, ये सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखना। देखिए यूरिया, ग्लूकोज और बेंजीन एक प्रकार का सहसंयोजी यौगिक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा का घोल अनुपातन यानी कि जो अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है किसका, अच्छा सूचक है ये किसका। 77 का राइट आंसर ये यानी कि याद रखना ये फेनॉल्फलेथीन हो जाएगा, थेलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, यदि एक यहाँ पे करें कि लोह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या हो जाएगा ये, तो तांबा जो है अपेक्षित होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा अपेक्षित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, एक गेंडे के सींग और मानव बल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। देखिए गेंडे के सींग में और मानव के जो बाल होता है उसमें जो मौजूद जो प्रोटीन होता है उसका नाम पूछे जरा, तो उस प्रोटीन का नाम क्या है, तो याद रखना ये केराटिन हो जाएगा। क्या होगा, केराटिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, 79 का बी यहाँ से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी घोल को एक यहाँ पे जो है अर्ध परागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं, तब इस घटना को दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं, परासरण, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया हुआ है, पुरातात्विक खोज को जो है दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग जो है पुरातात्विक की खोज के लिए किया जाता है, ध्यान रखना ये कार्बन का प्रयोग, ठीक है। कार्बन में भी दोस्तों याद रखना कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। इसका कार्बन 14 का याद रखना, ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बी याद रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, इथेनॉल का जो है उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इथेनॉल का यहाँ पे उत्पादन जो है किस प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों किया जाता है, तो याद रखना ये किण्वन हो जाएगा। क्या होगा ये, किण्वन, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। डी यहां से याद रखेंगे। चल अगला यहां पे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है क्या। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान जो होता है ये डी हो जाता है, जल का दोस्तों यहाँ पे जो है प्रकाश अपघटन।
क्या होगा ये जल का प्रकाश अपघटन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। तो ये जल का प्रकाश अपघटन यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, मैथ का ही सवाल है, ठीक है। क्या करें कि एक चक्का का व्यास दोस्तों है 1.75 सेंटीमीटर सॉरी मीटर है। 120 मीटर चक्कर लगाने के बाद दूरी कितना तय करेगा? तो दूरी बराबर क्या करेंगे हम लोग 2πr निकालेंगे, परिधि टोटल निकालना पड़ेगा। परिधि बराबर यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको वृत्त का, तो ये हो जाएगा 2πr, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख दीजिए, पाई का मान यहाँ से आप रख सकते हैं दोस्तों यहाँ से कितना, तो 3.14, ठीक है। ये अनुमान आप रख सकते हैं यहाँ से 3.14 रखिए, चाहे 22/7 भी आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है कितना यहाँ से जो है व्यास यहाँ पे डायरेक्ट दोस्तों दिया ही है, व्यास जो दिया है मतलब ये आपका 2r दिया हुआ है, तो ठीक है। तो ये 2 यहाँ से अगर हट जाएगा, यहाँ से 2 क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा डायरेक्ट। ये जो है पाई में 1.75 से गुना करेंगे और आपको कितना चक्कर है 120 चक्कर, तो ये सभी को गुना करेंगे तो 660 मीटर आपको दोस्तों यहाँ से निकल जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर। व्यास जो होता है क्या होता है, तो त्रिज्या के दोगुना होता है, ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि 2r हो जाएगा। 200 किलो का 50 ग्राम 50% कितना होगा, तो 200 का 50% 50/100 हो जाएगा। 100 0000 कट गया, 50 दूना 100 यानी कि 100 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। सीधा भी सोच सकते हैं कि अगर 10 का बोले 50% कितना होगा 5 होगा। इसी प्रकार से 200 का जो है 50% कितना हो जाएगा 100 kg हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, डैश के कारण खासरा बीमारी होती है। खासरा बीमारी किसके कारण होती है, तो खासरा याद रखना ये वायरस के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। ये जो है वायरस के द्वारा फैलता है, तो वायरस जीवाणु यानी कि वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, ये प्रश्न यहाँ पे। बिहार की जनसंख्या घनत्व भारत की जो है जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर कोई है तो अपना बिहार है। ये आपका 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में आदमी रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में इतने आदमी रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बिहार में जो है लिंगानुपात कितनी है, बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो 918। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष पे लड़कियों की संख्या। ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, सी याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। मेनी स्टूडेंट आर डैश बाय द लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स। राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, इंस्पायर्ड हो जाएगा। क्या होगा इंस्पायर्ड, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में साक्षरता दर कितना है, बिहार में साक्षरता दर जो है कितना है 61.80। कितना है 61.80 है। राइट आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटोनम दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है किसका, रिमेंबर का। रिमेंबर का एंटोनम पूछ रहा है। रिमेंबर का अर्थ क्या होता है, याद करना, ठीक है। तो याद करना मतलब फॉरगेट हो जाएगा उल्टा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, ठीक है। वी आवर्स ऑफ द डे, ठीक है। तो 92 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, डॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अंडरलाइन। अंडरलाइन जो किया हुआ है उसके जगह पे क्या होना चाहिए, ठीक है, जो नीट है बताइए। देखिए, आई रिसेंटली विजिटेड द स्कूल व्हेन आई स्टडीज है इन क्लास 10। इसका राइट आंसर होगा 93 का, ये वेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ तो 2011 के बेस पे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो बिहार में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 94 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, 88.71%। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कि फ्लोइंग द यहाँ पे जो है सेंटेंस हैज़ बीन spilled into या फोर यहाँ से सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। प्लीज इंश्योर दिया यहाँ पे, प्लीज इंश्योर दैट यू कवरिंग योर फेस विथ ए मास्क व्हेन यू गो आउट, ठीक है। व्हेन यू गो आउट, इसका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, ठीक है। दैट यू कवरिंग योर फेस, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ए यहाँ से याद रखना, इसके जगह पे होना क्या चाहिए था, तो इसके जगह पे होना चाहिए दैट यू कवर्ड योर फेस होना चाहिए था, कवरिंग नहीं कवर्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा बिहार का। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पटना जिला में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछे, समनार्थी शब्द का जो है सही यहाँ पे कौन सा मिलान नहीं है। समनार्थी का यहाँ पे तो राकेश चांद क्या है, सही है गलत है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। निशापति और दिवाकर,
निशापति और दिवाकर, ये आपका ध्यान से दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आपका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि निशापति का समानार्थी अगर देखेंगे सुधाकर, शशि, चंदू, शशांक, चंद्रमा, राकेश, ये सभी चीजें होना चाहिए था, लेकिन दिवाकर जो है याद रखना ये सूर्य का समानार्थी हो जाएगा। चंद्र और सुधाकर हो जाएगा, शशि और रजनीश ये सभी आपको निशापति का ही आपको पर्यायवाची है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, त्रुटि है या नहीं है ये चुनना है। कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई, उसके चाचा को लड़की हुई, आंसर होना चाहिए उसके यहाँ से चाचा को। ठीक है, ये यहाँ पे एक प्रकार से क्या है तो त्रुटि है 98 का यहाँ से। ठीक है, तो उसके चाचा के जगह उसके चाचा को यहाँ पे होना चाहिए था, यानी कि को यहाँ से दिया है तो इसके चाचा के यहाँ होना चाहिए के। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा, रेखांकित यहाँ पे जो है चयन करना है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकृत किए गए हैं। राइट आंसर 99 का क्या होगा यहाँ से, तो 99 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा दोस्तों। ये जो है राजभाषा स्वीकृत किया गया, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा तो ऐसे भी हिंदी की नहीं है, राजकीय भाषा है। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या होगा। संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या होगा, 100 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा विस्तृत। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, बी याद रखना। तो दोस्तों ये था आप लोगों का जो है प्रहार बैच के तहत जो आपको डेली सेट करवा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस सेट आपको जो देते हैं बनाने के लिए, उसका ये क्लास नंबर 11 और 11वां प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और ध्यान रखना प्रहार बैच जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्रहार बैच भी सभी लोग आज ही ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर लेंगे 9341, ठीक है, 542410, ये नंबर पे आप मैसेज करेंगे, बोलेंगे सर हमको प्रहार बैच चाहिए, फिर आपको उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर पेमेंट करके आप लोग प्रहार बैच ले लेंगे। मात्र ये 250 का दोस्तों बैच है, इसमें कंप्लीट सिलेबस से लेकर के कंप्लीट चीज़ें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट संडे जो आपका टेस्ट होने वाला है 10 बजे, ये सारा चीज़ आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ये ज्वाइन जरूर करना। प्रहार बैच आपको वर्दी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जो भी लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।